एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी समय हो गया था चैनल पर कोई भी क्लास नहीं आ पा रही थी। एक्चुअली इस टाइम पे थोड़ा सा बिजी रहा और काफ़ी सारे बैचेस लगे हुए थे ऑफलाइन ऑनलाइन में, तो उस वजह से थोड़ा सा समय की कमी रही, जिस वजह से क्लास नहीं आ पाई थी। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता भी होगा कि हम लोगों ने वीपीओ के लिए ही योजना स्पेशल बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम डेली टारगेटेड होकर 10 योजनाएं पर डे कवर करेंगे और लगभग 350 योजनाओं का ये पूरा बैच रहेगा। तो अब यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर रोज हम कोशिश करेंगे कि 2 योजनाओं की क्लास लेकर आएंगे और उन 2 योजनाओं को याद करवाया जाएगा। ठीक है? ये प्रोग्राम यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री रहेगा और जिनको पूरी 10 योजनाएँ डेली वाइज़ कवर करनी हैं, जिनकी शाम को क्विज़ भी लगाने को मिलेगी आपको, तो उसके लिए आप हमारा बैच जॉइन कर सकते हैं, योजना स्पेशल। इसकी डिटेल पिछले क्लास में हमने दे दी थी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम पर डे 2 योजनाओं को कवर करेंगे और इन 2 योजनाओं के सभी अपडेटेड फैक्ट्स देखेंगे हम, और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इन योजनाओं से, वो भी हम साथ ही साथ कवर करते जाएँगे। कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करें, उसमें पूरी योजनाएँ कवर हो जाएँ। और यही चीज़ हम वहाँ अपने बैच में भी रखेंगे कि क्विज़ के थ्रू ही पूरे फैक्ट जो एक योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो देखिए, एक योजना में बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आप ऑफ़िशियल खोल के देखोगे किसी योजना का, तो लगभग आपको 100 से ऊपर पेज का ही डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो फैक्ट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ़ पिछले एग्ज़ाम्स को देखते हुए जो फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में, उन फैक्ट्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा, जिनकी थोड़ा-सा एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उन योजनाओं के फैक्ट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे साथ ही साथ। अब आज हम देखते हैं, जैसे आज फर्स्ट डे है हमारे योजना बैच का और आज से हम योजना बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ही ये कंटेंट देना है हमें। तो यहाँ पर हम इस तरीके से देखिए योजनाओं का कंटेंट फ्रेम करते हैं, उसके बाद क्विज़ भी इन्हीं योजनाओं को आप दिन में पढ़ेंगे और इन्हीं योजनाओं से हम शाम को क्विज़ करवाएँगे, ताकि आप लोग अपनी जो पढ़ाई है दिन भर में आपने की, उसका एनालिसिस कर सकें। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 से 3 योजनाओं को कवर करेंगे यहाँ पे। और पहली योजना है जो, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है? इस योजना की शुरुआत जो है वो 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी और ये योजना 2025-26 तक जारी रहनी है, ठीक है? इसके बाद इसमें कुल बजट की बात करेंगे तो 69,515 करोड़ रुपए 2021 से 26 की अवधि के लिए रखा गया है। ये 5 साल के लिए जो अभी अपडेटेड फसल बीमा योजना है, उसमें 69,515 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पर कुछ रॉ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है ये, और प्रीमियम के मामले में अगर बात करेंगे तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी योजना है ये, ठीक है? यानी कि जितनी भी फसल बीमा से संबंधित योजनाएँ चल रही हैं विश्व में, उसमें तीसरे नंबर की सबसे बड़ी योजना है अगर प्रीमियम के मामले में बात करेंगे। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत यह योजना चलाई जा रही है। क्रियान्वयन एजेंसी कौन-सी है? तो यह योजना प्रमुख बीमा कंपनी और बैंकों के नेटवर्क के माध्यम से लागू की जाती है। अगर हम उद्देश्य की बात करेंगे तो प्राकृतिक आपदाएँ, ओलावृष्टि हो गया, सूखा हो गया, अकाल, बेरोज़गारी और बेरोज़गारी के कारण किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, कि यदि कोई बेरोज़गार घूम रहा है, तो उसको इस फसल बीमा योजना से थोड़ी बहुत राहत मिल सके। यदि किसी की आपदा के कारण फसल खराब हो गई है, तो उसको नुकसान ना हो, उसकी जो साख है वो बची रहे। साख का मतलब होता है कि वो आगे फसल करने लायक बचा रहे। ऐसा ना हो कि एक बार उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया अगर खेती में और वो आपदा पड़ने से खराब हो गई, तो फिर आगे खेती करने के लिए उसके पास कोई उपाय ही ना हो, इन्वेस्टमेंट ही ना कर पाए वो। तो इस वजह से ये फसल बीमा योजना यहाँ पर बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। वहीं बात करें तो सभी भारतीय किसानों को लागत मूल्य पर फसल बीमा प्रदान करता है। जितनी आपकी लागत लगी है, उस पर आपको बीमा प्रदान हो जाएगा। मतलब आपने 50,000 रुपए की लागत लगाई है और भगवान ना करे कि अगर आपकी फसल खराब हो गई किसी भी वजह से, तो आपको वो रिटर्न मिल जाएगा बीमा के थ्रू। प्रीमियम आपका बहुत कम लगता है। प्रीमियम जैसे कितना लगता है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खरीफ फसलों के लिए जो है किसान द्वारा प्रीमियम 2% देना होता है। रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम होता है।
वहीं अगर बात करें वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए तो 5% प्रीमियम देना होता है। ये हॉर्टिकल्चर की फसलें होती हैं, ठीक है? जैसे सेब हो गया, केला हो गया, ये सब बागवानी फसलों के अंतर्गत आते हैं, तो ये 5% का आपको यहाँ पर प्रीमियम देना होता है, क्योंकि इनके खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रीमियम रेट भी थोड़ा-सा हाई रहता है। इसके बाद अगर उद्देश्य की बात करें तो इसमें एक उद्देश्य और है कि किसानों की आय को स्थिर किया जाएगा और खेती की गतिशीलता को सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि खेती रुकनी नहीं चाहिए किसी किसान की। आगे हम बात करेंगे खरीफ 2020 से पहले इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के किसानों के लिए नामांकन अनिवार्य, परंतु फिर इसे स्वैच्छिक बना दिया गया। खरीफ 2020 के पहले क्या था सीन कि सभी किसानों को ये फसल बीमा करवाना ही होता था, अनिवार्य रूप था इसका, ठीक है। लेकिन 2020 के बाद से इसको स्वैच्छिक बना दिया गया। स्वैच्छिक किस तरीके से बनाया गया, एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया गया, जिसको बीमा करवाना है वो करवाए और जिसको नहीं करवाना है वो उसकी मर्जी है, वो चाहे तो नहीं भी करवा सकता है। आगे हम बात करेंगे कवर किए गए जोखिम कौन कौन से हैं। खरीफ फसलों की उपज हानि, प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण बीमित फसलों को रोपण या बुवाई करने से प्रतिबंधित कर दिया जाए यदि, यह फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों को भी इसमें कवर किया गया है। स्थानीय आपदाएं कोई आ गई हैं तो उनको भी इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को बीमित भूमि पर खेती करने वाला या बटाईदार होना चाहिए। तो या तो वो स्वयं की खेती हो सकती है, उसकी स्वयं का खेत हो सकता है, ठीक है, और या फिर वो बटाईदार हो सकता है। लेकिन बटाईदार में उसको कागज देने होंगे, उसका एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बटाई की, आप भैया किसी से बटाई लियो तो उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको सामने पेश करना पड़ेगा एज अ प्रूफ। या आप काश्तकार हैं, ठीक है, यदि आप काश्तकार हैं, किसी की भूमि में 10 साल से खेती कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, तो उस चीज का प्रूफ देके भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बटाईदार, काश्तकार और स्वयं का जो मालिक है वो तो है ही इस योजना के अंतर्गत। खर्च की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50-50 के अनुपात में इस योजना को फंड किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे तो 90 और 10 के अनुपात में यह योजना फंड होती है। बजट की बात करें तो 2024-25 में इस योजना के लिए 15,864 करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं 2025-26 का जो अभी हाल ही का बजट जारी हुआ है, उसमें इस योजना के लिए जो फंड है वो पिछले साल की अपेक्षा कम कर दिया गया है, यानी 12,242 करोड़ रुपए, लगभग 3,400 करोड़ रुपए का फंड जो है घटा दिया गया है। तो ये थी हमारी एक योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और एक एक पेज में हम इन योजनाओं को कवर करेंगे। जिसका हमें लगेगा कि आधे पेज में ही कोई योजना कवर हो सकती है तो उसको आधे पेज में कवर कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं हम दूसरी योजना, जो है पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब यहाँ पर शुरुआत कब हुई इसकी, 24 फरवरी 2019 को, लेकिन इसकी प्रभावी तिथि है जो वो 1 दिसंबर 2018 है। अब आप कहेंगे कि प्रभावी पहले से हो गई, शुरुआत बाद में हुई, तो मतलब यहाँ पर देखो घोषणा हुई थी 24 फरवरी 2019 को, लेकिन ये जो किस्त आई थी इस योजना के अंतर्गत लोगों की, वो 1 दिसंबर 2018 से काउंट हुआ था, यानी कि 24 फरवरी 2019 को इसकी पहली किस्त जारी हो चुकी थी। तो वहां पर शुरुआत मानी गई और प्रभावी इसको 1 दिसंबर 2018 से बनाया गया। मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय था। शुरुआत इसकी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हुई थी और 100% केंद्रीय वित्त पोषित योजना है, इसमें राज्य का कोई योगदान नहीं होता है। इस योजना के अंतर्गत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तें बनाई जाती हैं, 4-4 महीने में 3 किस्तें आती हैं, 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के लिए जो परिवार की परिभाषा है, उसमें पति आता है, पत्नी आती है और नाबालिग बच्चे आते हैं। ये परिवार के अंतर्गत आते हैं, एक परिवार की परिभाषा है ये, ठीक है। अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो पीएम किसान योजना का उद्देश्य जो है, वो किसानों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है, ताकि अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उपयुक्त पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के इनपुट हैं जो वो खरीदे जा सकें। अब इनपुट क्या होता है? जब आप फसल करने जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले से रुपए लगा के अपने इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है? तो उस चीज़ में थोड़ा-सा मदद करने के लिए, अब भाई 6,000 रुपए में आप सब कुछ तो नहीं खरीद सकते हो, पर थोड़ा बहुत तो मदद हो ही जाएगी। जो गरीब आदमी है, जिसके पास ₹1 इन्वेस्टमेंट करने को नहीं है, तो उसके लिए 6,000 रुपए भी काफ़ी बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो उसकी इन्वेस्टमेंट होनी है, उसमें थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। कुछ इनपुट अगर देना है उसको खेती में, कुछ सामान खरीदना है, लेबर
मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ भी अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है खेती में, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो वो इससे थोड़ा-सा उसको हेल्प हो जाएगी। अब आगे बात करें तो राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेंगे जो योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं। तो ये चीज़ किस पर छोड़ी गई है? राज्य सरकारों पर और केंद्र शासित प्रदेशों पर। वो अपना-अपना पोर्टल बनाएँगे अलग से, अपने पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे किसानों को और फिर वेरीफ़ाई करेंगे कि ये पात्र हैं या नहीं हैं। और ये धनराशि है जो ₹6000 की, ये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। ऐसा नहीं कि लेखपाल के पास जाता है फंड, फिर लेखपाल देता है आपको, फिर उसमें वो लेखपाल भी अपना कमीशन काटता है। तो ये सब खत्म सिस्टम, सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के थ्रू आपके बैंक खाते में पैसा पहुँचेगा। अब इस योजना के लिए पात्र कौन नहीं है? तो सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जो ₹10,000 या उससे अधिक मासिक पेंशन प्रदान प्राप्त करते हैं, वो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले कर निर्धारण वर्ष में अपना आयकर अदा किया हो, इस योजना के अंतर्गत वो भी पात्र नहीं है। अगर कोई संस्थागत भूमि धारक है, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डिंग है अगर किसी के पास, तो वो भी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है। कोई भी संवैधानिक पद पे अगर कोई धारण किया हुआ है, ठीक है? तो वो भी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है। आगे बात करें अगर ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए का कोई कर्मचारी है, तो वो भी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं तो केंद्रीय बजट 2025 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवंटन को पहले की तरह 63,500 करोड़ रुपए पर बरकरार रखा गया है। हालाँकि थोड़ा-सा पहले कम था, लेकिन यहाँ पर एक समान ही माना गया है। जैसे पिछली साल था लगभग 60,000 कुछ करोड़ के लमसम था। एग्ज़ैक्ट मुझे पता नहीं है। इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 63,500 करोड़ रुपए इस बार 2025 में बजट दिया गया है किसान सम्मान निधि योजना को, और इसी के अंतर्गत किसान मानधन योजना भी शामिल है। ठीक है? इसी बजट में ही। तो किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दोनों को मिला के 63,500 करोड़ रुपए बजट दिया गया है 2025 में। इस योजना की अब तक यानी 24 फरवरी 2025 को एक नई किस्त जारी होनी है इसकी अभी। कुछ दिनों बाद ही, 18 दिन बाद ही इसकी एक नई किस्त जारी होनी है, और वो जो किस्त होगी वो 19वीं किस्त होगी। अभी दिसंबर में एक किस्त जारी हुई थी जो 18वीं किस्त थी। तो अब तक 18 किस्त जारी हो चुकी हैं, और 24 फरवरी को भी अगर हम देख लेंगे तो 19 किस्त जारी हो चुकी होंगी 18 दिन बाद। बात करते हैं पीएम किसान मोबाइल ऐप की, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है। इसमें आप किसान मोबाइल ऐप में आप जानकारी ले सकते हैं अपनी सम्मान निधि से संबंध में, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको अपडेट देखने हैं योजना के संबंध में, ई केवाईसी करनी है, तो आप इस मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। मौजूदा लाभार्थी डेटा का उपयोग करके ऋण प्रसंस्करण को तेज करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को पीएम किसान के साथ जोड़ा गया है। ठीक है? यानी कि अब यहाँ पे क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड को भी पीएम किसान के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि पीएम किसान का काफ़ी सारा डेटा हो गया। पैसा लेने के लिए तो भाई हर कोई रजिस्टर कर ही रहा है अपने आप को, तो यहाँ पे हो गया बहुत ज़्यादा डाटा। तो इसको क्या किया गया, अब केसीसी से लिंक कर दिया गया है। और आपने देखा भी होगा कि अभी बजट में केसीसी की लिमिट को, लोन जो लिमिट है, उसको 3 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 5 लाख रुपए कर दिया गया है 3 लाख से। ये अभी हाल ही के बजट में बात की गई है कि केसीसी की जो लोन लिमिट है अब 3 लाख से 5 लाख हो गई है। ठीक है? तो ये थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आगे हम एक योजना की और बात कर लेते हैं, किसान मानधन योजना। अब किसान मानधन योजना की शुरुआत है जो 12 सितंबर 2019 को हुई थी। प्रभावी हुई है 9 अगस्त 2019 से, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना को चलाया जा रहा है, रांची, झारखंड से। उद्देश्य क्या है? देश भर में सभी भूमि धारक छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है? जो किसान होते हैं, मान लो अब क्या है कि आप जैसे जॉब कर रहे हो, सरकारी जॉब है आपके पास, तो आपको भैया 60 साल बाद रिटायर होगे तो आपके पास एक सामाजिक सुरक्षा का उपाय है कि आपको पेंशन आती रहेगी 60 साल के बाद। आप ऐसे ही नहीं बैठ जाओगे कि भैया बिल्कुल गरीब भिखारी बन के बैठ गए। लेकिन अभी तक किसानों के पास क्या था? किसान जब तक मेहनत करेगा, जब तक हल चलाएगा, तब तक उसके पास पैसा आएगा। लेकिन अब यहाँ किसान मानधन योजना ये काम कर रही है। किसान मानधन योजना के अंतर्गत
अब अगर आप 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच में हैं, कितना 18 से 40 वर्ष की किसान हैं, तो भैया इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं आप। भैया 55 रुपए से लेके 200 रुपए के बीच में आपको पर मंथ देना है और 60 साल के जब हो जाओगे तो 3000 रुपए की मासिक पेंशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, 18 से 40 साल इस एज में हैं अगर आप, तो 55 से 200 रुपए के बीच में जमा करना है हर महीने, एज अ प्रीमियम देना होता है। ठीक है, सहयोग करना होता है इसके अंतर्गत। और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद आपको 3000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी, यानी साल का 36,000 रुपए आपको ऑन एन एवरेज मिलता रहेगा। तो ये एक सामाजिक सुरक्षा का उपाय है कि भैया किसान बुढ़ापे में अपने मरे नहीं, बिना पैसों के यहाँ वहां भटके नहीं। और यह वृद्धावस्था पेंशन योजना है जो स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, यानी इसमें आपको खुद अंश देना होता है, कुछ ना कुछ मदद करनी होती है, उसके बाद सरकार भी उसमें कुछ पैसा ऐड करती है और 60 साल में आपको वो पैसा फिर मिलने लगता है रिटर्न में पेंशन के रूप में। ठीक है, और योजना है जो स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक, यानी कि आप चाहें तो इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से ये योजना काम करती है। अब देखें आगे कि 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में सूचीबद्ध सभी किसान इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। अब यहाँ पे एक ये याद रखना है कि यहाँ पर सिर्फ 2 हेक्टेयर तक की खेती वाले ही किसान पात्र हैं। इससे ऊपर वाले किसान इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है। ठीक है, ना ही संस्थागत जो लैंड होल्डिंग किसान होते हैं वो भी पात्र नहीं है। और दूसरी बात करें, संवैधानिक पद पे कोई बैठा हुआ है, एमएलए एमपी ये सब कोई भी मान्य नहीं, पात्र नहीं है इस योजना के अंतर्गत। अगर कोई सरकारी जॉब में है, एबीसी ग्रुप की जॉब में है, तो वो भी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है। अब हम बात करें ग्राहक की पेंशन प्राप्त करते समय यदि मृत्यु हो जाए तो उसके जीवन साथी को जो पेंशन राशि उसके ग्राहक को मिलनी थी, जो रियल ग्राहक था जिसने अपना अंश दिया था इस योजना के अंतर्गत, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसको मिलने वाली थी पेंशन यानी 3000 रुपए, उसका 50% उसके जीवन साथी को मिलता रहेगा। यदि पत्नी के नाम पे चल रही थी ये योजना तो पत्नी की मृत्यु के बाद पति को 50% मिलेगा, यदि पति के नाम पे चल रही थी तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी को 50% मिलता रहेगा। और इस योजना के अंतर्गत बिहार 3.4 लाख से अधिक पंजीकरणों के साथ अग्रणी है, यानी अभी तक वहां पे 3.4 लाख किसानों ने इसके अंतर्गत रजिस्टर कर लिया है, जबकि झारखंड है जो 2.5 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं झारखंड में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लमसम 2.5 लाख उत्तर प्रदेश में भी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसको हम तीसरे नंबर पे मांग सकते हैं यूपी को। बात करें 6 अगस्त 2024 तक कुल 23.28 लाख किसान इस योजना के अंतर्गत जुड़ चुके हैं। 6 अगस्त 2024 तक का ये डाटा है। अब अपात्र देख लेते हैं। तो अपात्र में बताया है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि जैसी किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए जो किसान है वो इस योजना के लिए अपात्र हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी सारी जो है योजनाएं ये भी सामाजिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही हैं, तो यहाँ पर इस सामाजिक सुरक्षा योजना की उनको जरूरत नहीं है। जिन किसानों ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लिया है वो भी यहाँ पर अपात्र हैं। सभी संस्थागत भूमि धारक भी अपात्र हैं, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक। आप पेंशन भोगी भी हैं तब भी इस योजना के लिए अपात्र घोषित हैं। तो इस तरीके से ये हमने 3 योजनाएं यहाँ पर देखी हैं। ये छोटा सा प्रयास है हमारा। हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 योजनाएं पर डे लेके आए। 10 योजनाओं का हम कंटेंट अपने ग्रुप में देंगे, वहां पर आपको 10 योजनाएं पर डे याद करवाई जाएंगी और 10 योजनाएं जो हैं उनकी शाम को क्विज करवाई जाएगी, जिससे एक कंपटीशन का माहौल बना रहे। इसके बाद हम डिस्कशन भी करेंगे कुछ देर तक। जो भी 10 योजनाएं पर डे होंगी उन पे सब पे डिस्कशन भी करवाया जाएगा। अब हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। हमने 3 योजनाएं पढ़ी हैं और यहाँ पर हम इनसे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। जैसे अभी जो ट्रेंड है कि अब तो यूपीएससी वाला ट्रेंड पकड़ लिया है यूपी ट्रिपल एस सी ने। 2 एस हटा दीजिए यूपी ट्रिपल एस सी से तो यूपीएससी हो जाता है वो। तो उसने अपने 2 एस हटा दिए हैं अब। तो अब यूपीएससी वाला ट्रेंड पकड़ लिया और जो क्वेश्चन का लेवल है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है।
तो यहाँ पर हमने भी उसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए हैं और ग्रुप में भी हम इसी तरीके से क्वेश्चनों को बनाएंगे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं? तो अब यहाँ पर बताना है आपको कितने कथन सत्य हैं, ठीक है। हम 3 स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर, आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इस योजना की शुरुआत जो है 18 फरवरी 2016 को श्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा की गई थी। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर रखने और खेती की गतिशीलता को सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दे 2% होता है। अब यहाँ पर आपको तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये बताना है कि इसमें कितने स्टेटमेंट सही है। तो देखो, 18 फरवरी 2016 को की गई थी, लेकिन राजनाथ सिंह जी के द्वारा नहीं ये योजना स्टार्ट की गई थी। ये की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दूसरा, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर रखना और खेती की गतिशीलता को सुनिश्चित करना, यह अभी हमने पढ़ा था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दे जो है 2% होता है, तो ये भी चीज गलत है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के लिए बताया मैंने 5% प्रीमियम देना होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कितने स्टेटमेंट सही हैं, अब केवल एक स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर केवल एक कथन सत्य है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, ये आपको पता है, होना चाहिए। तो यह योजना वर्तमान में सभी किसानों के लिए अनिवार्य है। पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत, क्योंकि ये योजना जो है अब स्वैच्छिक है। खरीफ 2020 से पहले ये योजना अनिवार्य थी। इस योजना के अंतर्गत फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों को कवर नहीं किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। यानी कि फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों को भी इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। इस योजना को केंद्र और सामान्य राज्य सरकारों द्वारा 50-50 के अनुपात में फंड किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। यानी कि हमारा तीसरा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम ऑप्शन। यहाँ पर पहला है केवल कथन 1 गलत है, केवल कथन 2 और 3 गलत है, केवल कथन 2 उपर्युक्त तो दोनों कथन, सॉरी यहाँ पे तीनों होना चाहिए, उपर्युक्त तो तीनों कथन गलत है, केवल कथन 1 और 2 गलत है। तो यहाँ पर देखिए हमें 2 स्टेटमेंट ही गलत मिले थे, पहला और दूसरा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी केवल कथन 1 और 2 गलत है। आगे हम अगला क्वेश्चन देखें, तो प्रधानमंत्री किसान योजना के संबंध में है और इसमें आपको बताना है कि कितने कथन सत्य हैं, यानी 3 स्टेटमेंट है, इनमें बताना है कितने स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से हुई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? गोरखपुर से हुई थी। गोरखपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 60-40 के अनुपात में फंड की जाती है। तो 60-40 के अनुपात में ही फंड की जाती है यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के मध्य में, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 60-40 के अनुपात में फंड की जाती है। अभी हमने पढ़ा भी है कि प्रधानमंत्री किसान योजना है जो वो 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। 100% क्या है? केंद्र वित्त पोषित है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2024 तक कुल 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। मैंने बताया भी कि अभी 19वीं किस्त जारी होनी है फरवरी में, तो दिसंबर 2024 तक कुल 18 किस्तें जारी हो चुकी। तो ये केवल तीसरा कथन सत्य है। यानी कि यहाँ पर हमारे 2 स्टेटमेंट गलत हैं और 1 स्टेटमेंट सही है, यानी केवल 1 कथन सही है, बल्कि 2 कथन गलत है। तो यहाँ पर आपका ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे आपसे गलत पूछा है, असत्य, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपके गलत हो गए हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करना है आपको। इस योजना के अंतर्गत सभी संस्थागत भूमि धारक पात्र हैं। दूसरा स्टेटमेंट है केंद्रीय बजट 2025 में इस योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है इस योजना के अंतर्गत एनबीएफसी को यह दायित्व दिया गया है कि वे किसान परिवारों की पहचान करेंगे जो योजना के लिए पात्र हैं। तो देखो, पहली अपात्रता जो मैंने बताई थी वो यही थी कि सभी संस्थागत भूमि धारक हैं जो अपात्र हैं इस योजना के अंतर्गत, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कि 2025 में इस योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, बताया भी था अभी योजना में। और योजना के अंतर्गत एनबीएफसी को यह दायित्व तो नहीं दिया गया है, बल्कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह दायित्व है कि वह
पहचान करेंगे जो इस योजना के लिए पात्र हैं। तो एनबीएफसी यहाँ पे नहीं काम करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन-कौन से स्टेटमेंट गलत है, तो पहला और तीसरा। तो यहाँ पर हम देख लेंगे ऑप्शन में केवल कथन 1 और 3 ये सी नंबर पे है हमारा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं पेपरों में भी, और अभी भी हम यहाँ पर अपने ग्रुप में भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की। क्योंकि देखो योजना का सेक्शन है जो 20 नंबर का आने वाला है, तो हलवा तो रखेगा नहीं। मान लो 5 प्रश्न हलवा भी रख दिए, तब भी 15 प्रश्न तो भाई अच्छे जम के तगड़े पूछेगा। आयोग को भी पता है कि भाई 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, 1.5 साल से पढ़ने वालों ने कितनी तैयारी कर रखी है, ये उनको मालूम है, अच्छे से मालूम है। जब यहाँ पर होम्योपैथिक जैसे पेपरों में आपका इतना टफ पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना डीप जाके पूछ सकता है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपका लेवल अच्छा देखने को मिलेगा। 20 नंबर की योजनाएं हैं भाई, डीप में जाके पूछेगा। 5 से 6 क्वेश्चन आपको हल्के मिल सकते हैं, पर आपको देखना 12 से 14 क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा डीप में जाके मिलेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहना जरूरी है। और योजनाओं को मैं कह रहा हूँ 10-10 योजनाएं, आप नहीं भी बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो अपने मन से 10-10 योजनाएं पर डे कवर करिए। जरूरी नहीं कि हमारे साथ ही करिए, आप अपने से भी पढ़ाई कर सकते हैं। बस एक डेडिकेशन चाहिए आपको, पर डे आपको डेडिकेट होना पड़ेगा अपनी तैयारी के लिए, तभी कुछ काम हो सकते हैं आपके। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जिसको योजना बैच से जोड़ना है उसको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जानकारी ले सकता है बैच के संबंध में, ठीक है। 8736890646 ये नंबर है, व्हाट्सएप में करना है आपको मैसेज, जो भी जुड़ना चाहते हैं। फीस इसकी अभी 349 रुपी रखी गई है। कल से हम यहाँ पर क्विज स्टार्ट कर देंगे। आज पहला कंटेंट हम यहाँ पर डालेंगे अपने ग्रुप में, तो जो भी जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में, और रोज 2 योजनाओं को हम कोशिश करेंगे कि कवर करें यहाँ यूट्यूब पर भी, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। गुड बाय।